वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, अब हम जो है डिस्कस करेंगे अपनी सेकंड बुक जो है फर्स्ट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सभी चैप्टर्स को। कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने आपको वन शॉट में फर्स्ट स्लाइड के सारे चैप्टर करा दिए थे। इस वीडियो में करते हैं हम अपनी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सभी चैप्टर्स को। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नेकलेस चैप्टर से, फिर बाकी के चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। तो गाइस, ये जो नेकलेस चैप्टर है ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले कॉमेंट सेक्शन में मुझे नेकलेस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम बताओ, ठीक है। इस चैप्टर के मेन जो है 3 कैरेक्टर्स है। पहली कैरेक्टर है हमारी मैडम लॉजल, यानी कि मटिल्डा लॉजल, ठीक है। दूसरे कैरेक्टर है मटिल्डा लॉजल के हस्बैंड मिस्टर लॉजल, एंड तीसरी कैरेक्टर है मैडम फॉरेस्टियर, जो मटिल्डा की फ्रेंड है और ये बहुत अमीर है। अब देखो, ये जो मटिल्डा ना बहुत सुंदर है, बहुत प्रीटी है, बहुत सुंदर है, यंग है, बिल्कुल ब्यूटीफुल सी, बट इसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं है, इसे खुद से लगती है कि ये प्रॉब्लम है। ये ना क्लर्क्स की फैमिली में पैदा हुई है, ये मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई है, बट ये बहुत ही ज्यादा ओवर एम्बिशियस है मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए। इसको चाहिए था कि ये काफी अमीर घराने में पैदा हुई होती, या इसकी शादी किसी अमीर से इंसान से हो जाती, जिससे शादी करने के बाद ये बड़ी बड़ी पार्टीज में घूमती, इसके पास बड़े नेकलेस होते, सिल्वर के बर्तन होते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो समझ गए ना आप, ये बहुत अमीरी में रहना चाहती थी, बट ये पैदा क्लर्क्स की फैमिली में हुई थी और इसकी शादी भी एक क्लर्क से ही हो जाती है। अब जब इसकी शादी हो जाती है ना, उसके बाद ये अपनी लाइफ में बिल्कुल भी जो है खुश नहीं होती है। बैठ बैठ के सोचती रहती है, अरे मैं काश अमीर होती, मैं काश अमीर होती। एक इसकी अमीर फ्रेंड है, उनके घर जब कभी होकर आती थी तो घर आके बहुत परेशान होती थी। जब अपने हस्बैंड के साथ में जो है, जब एक सीन बता रखा है चैप्टर में कि अब जब अपने हस्बैंड के साथ डिनर कर रही होती है तो इसके हस्बैंड कहते हैं वाओ कितना अच्छा डिनर बना है एंड ऑल दैट, तो भी ये मटिल्डा अंदर से परेशान होती रहती है कि क्यों मेरे पास इतनी अमीरी नहीं है, क्यों मेरे पास सिल्वर के बर्तन नहीं है, क्यों मैं इतनी अमीर नहीं हूँ। अब एक दिन क्या होता है, जो मटिल्डा के हस्बैंड है वो ऑफिस से घर आते हैं एक इन्विटेशन लेके, बड़े खुश होकर मटिल्डा को वो इन्विटेशन देते हैं। और वो क्या था इन्विटेशन, वो ना एक पार्टी का इन्विटेशन था, एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी का इन्विटेशन था, जो ना हाँ मटिल्डा के हस्बैंड मिस्टर लॉजल को ना उनके ऑफिस से मिला था। तो उन्हें लगता है अरे मेरी वाइफ तो बहुत खुश हो जाएगी, इतनी ग्रैंड पार्टी में हमें जाने का मौका मिला है। तो वो मटिल्डा को लाके ना इन्विटेशन कार्ड देते हैं। इन्विटेशन कार्ड देखती है और उसके से फेंक देती है। वो कहते हैं अरे क्या हुआ, मैंने तो मुझे तो लगा तुम खुश होगी, हमें इतने समय बाद कहीं जाने का मौका मिला है। तो मटिल्डा कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं इस पार्टी में क्या पहन के जाऊंगी। तो समझ गए आप, मिस्टर लॉजल को लगता है कि मटिल्डा को जब वो इन्विटेशन कार्ड दिखाएंगे तो बहुत खुश हो जाएगी पार्टी में जाने के लिए, तेरी इतनी बढ़िया मिनिस्टर की पार्टी का इन्विटेशन आया। बट मटिल्डा कार्ड फेंक देती है, कहती है नहीं। फिर उसके हस्बैंड उसे समझाते हैं अरे भाई ऑफिस में बहुत लोगों को ये कार्ड नहीं मिला है, स्पेशल कोई मिला है, देखो हमें मिला है, हमें जाना चाहिए। तो मटिल्डा कहती है उन्हीं को ये कार्ड दे देना जिनके पास बहुत सारी ड्रेसेस होंगी, जिनकी वाइफ के पास बहुत सारी ड्रेसेस होगी कार्ड पहनने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या पहनूंगी ड्रेस अगर तुम मुझे इस पार्टी में लेके जाओगे। तो मटिल्डा के हस्बैंड मिस्टर लॉजल कहते हैं अरे वही वाली ड्रेस पहन लेना ना जो हम मूवी देखते हुए सिनेमा देखने जाते हैं, जब आप पहनती हो इतनी सुंदर तो लगती हो उसमें, वो वाली ड्रेस पहन लेना। मटिल्डा मना कर देती है, मैं वो ड्रेस नहीं पहनूंगी। तो भाई आप जो है अपनी वाइफ का मन रखने के लिए मिस्टर लॉजल पूछते हैं अच्छा ठीक है चलो हम देखते तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस खरीद लेंगे, कितने की आ सकती है तुम्हारी नई ड्रेस। तो मटिल्डा खुश बड़ी कि भैया ठीक है ये मुझे नई ड्रेस दिला देंगे। बट मटिल्डा ने जो जस्ट सोची थी कि मैं नई ड्रेस खरीदूंगी वो बहुत ज़्यादा महंगी सोचती है, बहुत डर डर के। एज शी नोज उसके हस्बैंड जो है क्लर्क हैं, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं कमाते हैं, तो बहुत डर डर के कहती है कि ज़्यादा महंगे। वो कहते हैं अच्छा बताओ तो कितने की है। तो वो कहती है 400 फ्रांक्स, 400 फ्रांक्स, ठीक है। और ये 400 फ्रांक्स जो है मिस्टर लॉजल जो है मटिल्डा के हस्बैंड बहुत समय से जमा कर रहे थे, किस लिए, एक गन खरीदने के लिए, जिससे वो हंटिंग पे जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। बट फिर भी देखो वो अपनी वाइफ से इतना प्यार करते हैं, वो गिव अप कर देते हैं अपने उस मनी को। वो कहते हैं ठीक है मेरे पास 400 फ्रांक्स है, मैं तुम्हें ड्रेस दिला दूंगा। तो बढ़िया है भैया, मटिल्डा को ड्रेस तो उन्होंने खरीद ली, मटिल्डा को ड्रेस मिल जाती है। पार्टी का दिन आने वाला होता है, फिर से मटिल्डा परेशान बैठी होती है। उसके हस्बैंड आके पूछते हैं अरे क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो, अब तो ड्रेस भी है। कहती है मैं नहीं जाऊंगी पार्टी में, मेरे पास ड्रेस से मैचिंग ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए, नेकलेस ज्वेलरी नहीं है। तो उसके हस्बैंड कहते हैं अरे तुम वो फ्लावर वाली जो ज्वेलरी आजकल बड़े ट्रेंड में है वो पहन लेना, फ्लावर्स की बनी हुई, और वो पहन के चल लेंगे हम, ड्रेस तो है ही हमारे पे। कहते हैं नहीं वो बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मैंने ऐसे हाई क्लास पार्टी में वो फूलों वाली ज्वेलरी पहन के नहीं जाऊंगी। अब हस्बैंड फिर परेशान, अरे ड्रेस दिला दी तब भी ये जाने को तैयार नहीं है। तो उनके हस्बैंड को आता है एक आइडिया मिस्टर लॉजल को। वो कहते हैं वो तुम्हारी एक फ्रेंड है ना जो काफ़ी रिच है, मैडम फॉरेस्टियर, तुम उनसे जाके एक दिन के लिए एक नेकलेस ले आओ, तुम कहती हो वो बहुत रिच है। तो बड़ी खुश हो जाती है कि चलो ठीक है मैं मैडम फॉरेस्टियर मेरी फ्रेंड है उनसे नेकलेस ले आऊँगी। अब मटिल्डा जाती है मैडम फॉरेस्टियर के घर पे नेकलेस मांगने, और मैडम फॉरेस्टियर भी बड़ी अच्छी पूरा अपना जो ज्वेलरी बॉक्स होता है ला के मटिल्डा के सामने रख देती है। मटिल्डा देखती है ये लॉकेट, ये जो क्रॉस वाला, ये वो, उसे कुछ पसंद नहीं आता। फिर सडनली मटिल्डा को एक ब्लैक कलर का सैटिन का बॉक्स दिखता है जिसमें एक डायमंड का नेकलेस होता है, और वो मटिल्डा को अच्छा लगता है। मटिल्डा पूछती है मैं ले लूँ, मैडम फॉरेस्टियर कहती है हाँ जी ज़रूर ले लो। अब भैया मटिल्डा की ड्रेस भी रेडी, मटिल्डा का नेकलेस भी रेडी। मटिल्डा वॉज अ ग्रेट सक्सेस। पार्टी का दिन आता है, पार्टी में जाते हैं दोनों
हस्बैंड वाइफ मटिल्डा बहुत एंजॉय करती है उस पार्टी में, 4 बजे तक डांस करती रहती है। और जो मिस्टर लॉज़ल है वो तो थक जाते हैं, वो तो थोड़ी देर बाद ही, मतलब पार्टी जब आधी रात के बाद ही ना, वहाँ एक पार्लर होता है, वहाँ पे जाके सैलॉन लिखा गया है, वहाँ पे जाके सो जाते हैं। बट मटिल्डा 4 बजे तक बाकी लेडीज़ के साथ जो है एंजॉय करती है। सब लोग मटिल्डा को वहाँ पे देखते हैं क्योंकि उसकी ड्रेस इतनी सुंदर लग रही थी, उसने इतना नेकलेस पहना हुआ था डायमंड का। सब मटिल्डा को बातें करते हैं उससे, लाइक मटिल्डा बहुत खुश थी, जो वो चाहती थी ना कि वो अमीर बन जाए या अमीर दिखे, वो उसकी डिज़ायर्स फुलफिल होती थी, वो पार्टी में बहुत खुश थी। अब पार्टी से जाने का टाइम आता है, 4 बज जाते हैं। जैसे ही वो पार्टी से बाहर निकल रहे होते हैं तो उसके जो हस्बैंड है मटिल्डा के, वो एक रैप, जैसे शॉल आप मान लो ना, सर्दियों में हम शॉल डाल लेते हैं, ये जो पार्टी थी 18 जनवरी की थी, तो उसके हस्बैंड ना एक शॉल सा या रैप लिखा है, रैप लाके उसके अराउंड कवर कर देते हैं कि उनकी वाइफ को ठंड ना लगे। बट मटिल्डा रैप उड़ते ही भाग के बाहर जाने लगती है। अब भाग के क्यों जाती है, उसके हस्बैंड भी कहते हैं अरे भाग क्यों रही हो, मुझे कैरेज तो बुलाने दो, कैब तो बुलाने दो जिसमें बैठ के हम घर जाएंगे। भाग के बाहर आती, कहती है नहीं, मेरा जो ये रैप है ये तो चीप ही है ना, ये तो मिडिल क्लास ही है, ये तो मेरी ड्रेस जैसा नहीं है बढ़िया सा, तो ये लोग मुझे जो है गरीब समझेंगे, इसलिए भाग के बाहर आ जाती है। क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ पार्टी में बाकी लेडीज़ थी, उनके तो रैप भी बड़े अमीरों वाले थे, फर वाले अलग अलग से, तो मटिल्डा इसलिए भाग के बाहर आ जाती है। और जब वो भाग के इतनी बाहर आ जाते हैं तो उन्हें कोई कैब भी नहीं मिलती है घर जाने के लिए, पैदल पैदल जो है इतनी रात को जो है सर्दियों में वो ऐसे घूम रहे होते हैं, इधर उधर बुलाते हैं कैरेज को कि आ जाए कोई उन्हें घर ले जाने के लिए। बहुत देर तक उन्हें कैरेज नहीं मिलती है, काफ़ी आगे जाके उन्हें कैब मिलती है, वो उसमें बैठते हैं और फिर घर पहुँचते हैं। तो देखा आपने, अंधेरे में रात को घूमना पड़ा जस्ट बिकॉज वो शॉल उसको जो है उन लोगों को नहीं दिखानी थी। घर पहुंच जाते हैं, भैया पार्टी कंप्लीट, मटिल्डा आ गई घर पे। घर आते ही वो सोचती है एक बार मैं खुद को एक बार शीशे में देख लेती हूँ। जैसे ही वो खुद को एक बार शीशे में देखती है, उसे पता चलता है उसका डायमंड नेकलेस उसके पास नहीं था, ठीक है, यानी कि डायमंड नेकलेस खो गया था। बहुत डर जाती है। उसके हस्बैंड और वो उसकी ड्रेसेस के जो कट्स होते हैं, जैसे कि ड्रेस में फोल्ड्स में जो बहुत ऐसी बड़ी सी ड्रेसेस होती है पुराने ज़माने की होती है, ये बॉल वाली ड्रेसेस, उसमें चेक करते हैं कहीं गिर ना गया हो, कहीं नहीं मिलता। मिस्टर लॉज़ल को अगले दिन अपने ऑफिस भी जाना होता है, बट फिर भी वो वापस जाते हैं उस पूरे रास्ते पे नेकलेस को चेक करने के लिए। मटिल्डा चुपचाप अपने घर में बैठी होती है उस नेकलेस की वेट में कि शायद उन्हें रास्ते में मिल जाए। नहीं, उन्हें कहीं भी नेकलेस नहीं मिलता है। मिस्टर लॉज़ल घर वापस आते हैं और बताते हैं नेकलेस नहीं मिल रहा है। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी दिलवा दिया, रिवॉर्ड भी रखवा दिया कि किसी को मिलेगा तो अगर वो देगा, बट नेकलेस उन्हें नहीं मिलता है। वो काफ़ी दिनों तक वेट करते हैं, नेकलेस की उन्हें खबर नहीं आती। तो मिस्टर लॉज़ल कहते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख के भेज दो कि वो जो नेकलेस है उसका एक क्लास्प तुमसे टूट गया है, तुम सही करवा के उसको दोगी, ठीक है। तो वो उसको लेटर लिख के भेज देती है। वो काफ़ी दिन तक वेट करते हैं, कोई खबर नहीं आती। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिलवा दिया था कि कोई नेकलेस मिलता है तो बता दे, नहीं होता। तो अब मिस्टर लॉज़ल कहते हैं कि भैया अब तो हमें तुम्हारी फ्रेंड को नेकलेस हमसे खो गया, नहीं मिल रहा है, एक नया नेकलेस खरीद के देना पड़ेगा। अब भाई वो लोग तो गाइस इतने अमीर नहीं थे, वो नया नेकलेस खरीदने से उनकी लाइफ में बहुत मिजरी आने वाली है। वो नया नेकलेस कितने का था, वो एक पैलेस रॉयल नाम की जो शॉप थी वहाँ से पता करते हैं कि वो नेकलेस कितना है, ठीक है। वो नेकलेस उन्हें पता चलता है 40,000 रुपये का नेकलेस है वो, और वो 36,000 में वो जो है उनको मिल जाएगा। कितने में? 36,000 में जो है उनको मिल जाएगा। अब 36,000 फ्रांक्स उनके लिए बहुत थे। याद है तुम्हें 400 ही उन्होंने इतनी मुश्किल से इकट्ठे करे थे वो गन के लिए, जो उन्हें ड्रेस दिला देते वाइफ को। तो 40,000 फ्रांक्स का उन्हें थोड़ा सा डिस्काउंट मिलकर 36 टोटल उन्हें ज़रूरत थी, 36,000 फ्रांक्स अब उन्हें चाहिए थे नेकलेस खरीदने के लिए। उसमें से 18,000 फ्रांक्स ऑलरेडी मिस्टर लॉज़ल जो थे उनके पास थे, उनके फादर ने उनके लिए इनहेरिटेंस में छोड़े थे, तो वो उसको ले लेते हैं। और बाकी जितने बचे हुए पैसे यानी कि 36,000 में से 18,000 इनहेरिटेंस के यूज़ कर लेते हैं, बाकी वो लोन लेते हैं बड़े बड़े मनी लेंडर्स से, एंड जो है नया नेकलेस खरीद लेते हैं। नया नेकलेस खरीद के जो है हमारी मटिल्डा मैडम फॉरेस्टर के घर उसे रिटर्न करने जाती है। तो मैडम फॉरेस्टर बिना बॉक्स को देखे नेकलेस अपने पास रख लेती है और बस मटिल्डा को थोड़ी सी कहती है कि अरे तुम मुझे जल्दी दे देती है। एंड विद दिस गाइस, अब मटिल्डा की वो लाइफ, जो नेसेसिटीज़ जो उसको पहले मिलती थी, अब उसके पास वो भी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा लोन आ चुका था। तो अब वो अपना घर चेंज कर लेते हैं, अपने एक एटिक में जाके वो रहते हैं। अब मटिल्डा घर के सारे काम करती थी, ठीक है। 10 साल लग जाते हैं उसको इस लोन को रीपे करने में। घर के सारे काम, जैसे कि सब्जियां लेकर आना, फ्रूट्स लेकर आना और कपड़े धोना। इनफैक्ट उसके यहाँ जो है बहुत नीचे उतर के जाना पड़ता था पानी भरने के लिए भी। तो बहुत ज़्यादा काम मटिल्डा को 10 सालों तक करना पड़ता है। एंड उसके जो हस्बैंड है वो भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, डे एंड नाइट वो काम करते हैं, तब जाके 10 साल में वो लोन रीपे करवाते हैं। 10 साल बाद अब लोन रीपे हो जाता है। एक शाम होती है, ठीक है, मटिल्डा जो है ऐसे ही कहीं घूमने निकलती है एंड उसको वहाँ पे दिखाई देती है अपनी वही वाली फ्रेंड, कौन? मैडम फॉरेस्टियर। तो वो सोचती है कि मैं इनसे जाके बात करूँ या नहीं करूँ। फिर उसके मन में आता है अब तो हमने डेब्ट रीपे कर ही दिया है, अब मैं ये पूरी स्टोरी नेकलेस की खोने वाली अपनी फ्रेंड को बता ही दूंगी। तो अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से जाके मिलती है, उसे हाई करती है। पता है मैडम फॉरेस्टियर उसे पहचानती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कहाँ पहले मैंने आपको बताया मटिल्डा बहुत ब्यूटीफुल थी, यंग थी, बहुत सुंदर लगती थी, बट अब ये 10 सालों में जो उसने इतना हार्डवर्क करा
और जितना उसने लोन रिपेयरने के लिए जो कुछ भी उसने करा उसकी वजह से उसकी वो ब्यूटी वो बहुत एजेड और ओल्ड लगने लगी थी। तो पहली बार में तो उसकी फ्रेंड उसे पहचानती ही नहीं है। वो उसे बताती है मैं मटिल्डा हूँ। तो वो कहती है अरे तुम्हें क्या हो गया? तो मटिल्डा कहती है मेरे को जो भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ। तो मैडम फॉरेस्टर कहती है अरे मेरी वजह से कैसे हुआ? तो मटिल्डा बताती है कि तुमने जो मुझे नेकलेस दिया था वो मुझसे खो गया था। मैडम फॉरेस्टर कहती है अरे ऐसे खो गया था, तुमने तो मुझे वापस ला के दिया था। तो मटिल्डा कहती है नहीं, मेरे से नेकलेस खो गया था, मैंने नया नेकलेस खरीद के तुम्हें ला के दिया था। और यहाँ है चैप्टर का सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो शॉकिंग मोमेंट। तो मैडम फॉरेस्टर से हैरान होती है और कहती है तुमने मुझे नया नेकलेस, डायमंड का रियल नेकलेस खरीद के दिया था? तो मटिल्डा कहती है हाँ, और उसी के लिए मैंने 10 साल से लोन रीपे करी हूँ। तो मैडम फॉरेस्टियर बताती है अरे मटिल्डा माइन वर फेक, मेरा नेकलेस तो फेक था, उसकी वैल्यू तो बस 500 फ्रांक्स थी। और वहाँ चैप्टर हमारा एंड हो जाता है। तो आप समझे ये जो वो जो नेकलेस मटिल्डा से खोया था वो तो बस 500 फ्रांक्स का था। एंड आगे चीज़ आप समझ ही सकते हो। दिस वॉज द शॉकिंग एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। एंड इस चैप्टर का मैसेज ये था, क्या था कि हमें इतना ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, एंड व्हाट वी हैव वी शुड बी हैप्पी इन इट। अब इस चैप्टर के आपको बहुत सारे अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने तो मैंने उनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वन शॉट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के क्वेश्चन आंसर्स की भी है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द हैक ड्राइवर। जल्दी से इसके भी राइटर का नाम मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, तो ये चैप्टर में हमारे जो नरेटर है हमें बताते हैं कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है और मैं एक बहुत ही फेमस लॉ फर्म में ना जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की तरह काम करने लगता हूँ। अब जैसे ही मेरे वहाँ पे जॉब लगती है इनकी, मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ तो मुझे लगता है अरे मेरे को तो बहुत अच्छा काम करने को मिलेगा, जैसे कि मैं लॉ फर्म में लीगल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बट नहीं, वो लोग मुझसे एक प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह काम कराने लगे। उन्होंने क्या करा, मेरे को समन्स लेने के लिए भेज देते। अब समन मतलब क्या होता है, देखो कोर्ट में जब पेशी होती है ना तो उसके लिए कई बार विटनेस होते हैं और कई लोग जो है जिस दिन उनको आना होता है ट्रायल पे आते नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि उनका कोर्ट में केस है, उन्हें आना है उस दिन विटनेस बन के, वो आते नहीं हैं, तो इसलिए कुछ लोगों को भेजना पड़ता है उन्हें बुलाने के लिए। तो हमारे नरेटर बताते हैं कि ये मुझे प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह काम कराने लग गए। कभी कभी तो मुझे ऐसी जगहों पे भेज देते थे किसी को समन करने के लिए जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि चालाक होते थे, वो मुझे ही मारपीट के वापस भेज देते थे। इस तरीके से जो है उनके फर्म के लोग उनसे काम कराते हैं। एक दिन हमारे नरेटर को एक असाइनमेंट मिलता है। क्या असाइनमेंट मिलता है कि उन्हें जाना है न्यू मलेंस, ठीक है। न्यू मलेंस कंट्री साइड एरिया है, वहाँ जाना है। किसको बुलाने के लिए? ओलिवर लुटकिंस को बुलाने के लिए। अब ये ओलिवर लुटकिंस नाम ध्यान रखना। तो ये ओलिवर लुटकिंस कौन है? ये ना एक वो है, क्या कहते हैं, आई विटनेस है एक केस का, ठीक है। तो इसको समन करने के लिए, समझ गए ना समन मतलब, तो इसको बुलाने के लिए जाते हैं कि भैया उस केस में आप आई विटनेस हो, तुम्हें चलना पड़ेगा हमारे साथ। तो उसे बुलाने के लिए न्यू मलेंस जाते हैं हमारे नरेटर। तो नरेटर ना बड़े खुश होते हैं न्यू मलेंस जाने के लिए। वो सोचते हैं अरे कंट्री साइड एरिया है, बड़ा अच्छा सा माहौल होगा, जैसे हम गाँव जाते हैं तो ग्रीनरी होती है, सुंदर सा होता है ना, वैसे उन्होंने सोचा कि न्यू मलेंस बहुत अच्छा होगा, कंट्री साइड एरिया है, आई विल गो देयर। बट जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं, ट्रेन स्टेशन पे रुकती है, जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी न्यू मलेंस से वो पूरी नहीं होती है। न्यू मलेंस कैसा लगता है उनको, बिल्कुल मड से भरा हुआ, और वहाँ की जितनी भी दुकानें थी उनका पेंट बिल्कुल सार हो रखा था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फीका पड़ा हुआ था। उन्हें अच्छा नहीं लगता, जैसा उन्होंने न्यू मलेंस को इमेजिन करा था कि वो बहुत ब्यूटीफुल होगा, इतना अच्छा उन्हें वो नहीं लगता है। कहते हैं कि न्यू मलेंस से जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो तो मुझे अच्छा नहीं लगा, बट जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरा तो मुझे एक आदमी दिखा, वो मुझे ठीक लग रहा था। कौन था वो एक आदमी का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, 40 ईयर्स करीब का लग रहा था, रेड सॉस का फेस था, काफ़ी थिक सा, यानी कि मोटा सा था वो, और मुझे काफ़ी चीयरफुल लग रहा था वो। तो मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि मुझे ओलिवर लुटकिंस को ढूंढना है। आदमी कहता है कि अरे ओलिवर लुटकिंस, उसको तो मैंने थोड़ी देर पहले देखा था ना, वो ना फ्रिट्ज की शॉप पे पोकर खेलने के लिए गया है, तो तुम्हें आपको उससे मिलना है? तो जो है हमारे नरेटर कहते हैं हाँ मुझे उससे मिलना है और फिर मुझे वापस भी जाना है, मुझे तो ओलिवर लुटकिंस से मिलना है। तो वो जो हमारा वो आदमी जो उनको बहुत अच्छा लगता है वो कहता है अरे मैं एक हैक ड्राइवर हूँ। यानी कि हैक ड्राइवर मतलब क्या होता है गाइस, जैसे कि हमारे यहाँ टोंगा होता था ना, घोड़ा गाड़ी होती थी, घोड़ा होता था, पीछे उसके कैरेज सी लगी होती थी, वही आप मान लो हैक ड्राइवर। तो वो कहते हैं कि मैं एक हैक ड्राइवर हूँ, मैं अपनी हैक ले आता हूँ और मुझे पता है वो कहाँ गया होगा ओलिवर लुटकिंस, तो मैं आपको वहाँ फ्रिज की दुकान पर लेके चलता हूँ और हम चलते हैं साथ में और मैं आपको मिलवा दूंगा उससे। तो हमारे नरेटर बड़े खुश होते हैं, अरे वाह ये कितना अच्छा आदमी है, मेरी हेल्प करने को तैयार है। वो अपना जो है नेगोशिएशन करते हैं, कितने पैसे लगेंगे, $2 पर आवर वो डिसाइड कर लेते हैं, वो पे करेंगे। जैसे आप रिक्शा में कहीं जाते हो तो पैसे देते हो ना रिक्शे वाले अंकल को, तो वैसे ही वो जो है अपना डिसाइड कर लेते हैं कि $2 पर आवर वो देंगे, उसको पे करेंगे। अब वो निकल पड़ते हैं ओलिवर लुटकिंस के ढूंढने के लिए, कहाँ, फ्रिज की दुकान पे। तो रास्ते में वो जो हैक ड्राइवर था वो हमारे नरेटर से पूछता है आपको क्यों मिलना है उससे, उसने आपके पैसे लिए हैं क्या? वो ऐसा ही है, वो सबके पैसे ले लेता है। तो जो है हमारे नरेटर से बताते हैं नहीं नहीं मैंने उससे पैसे नहीं लेने हैं, वो तो मैं उसको आई विटनेस है, वो किसी एक केस का उसके लिए बुलाने आया हूँ। तो बेसिकली वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो हैक ड्राइवर को बता देते हैं। वो फ्रिज की शॉप पे पहुँचते हैं। अब जैसे ही फ्रिज की शॉप पे वो पहुँचते हैं तो पहले वो जो हैक ड्राइवर था वो अंदर जाता है, वो कहता है मैं पूछ लेता हूँ अंदर जाके। वो पहले अंदर जाता है, पूछता है क्या वहाँ पे वो आया था, कौन,
हमारा ओलिवर लुटकिंस। तो वो जो फ्रिज शॉप का ओनर था वो थोड़ा सा हेसिटेट होता है और फिर कहता है कि हाँ वो आया था और अब वो ना गुस्ताव बार्बर की शॉप पे चला गया शेव कराने के लिए, वहाँ पे उन्हें ओलिवर लुटकिंस नहीं मिलता। तो वो बताते हैं कि भैया अब हमें गुस्ताव बार्बर के पास जाना पड़ेगा, वो वहाँ गया है। फिर वो अपनी हैक ड्राइव में बैठ के, यानी कि अपनी गाड़ी में बैठ के जो है कहाँ जाते हैं, गुस्ताव बार्बर की शॉप पे जाते हैं। गुस्ताव बार्बर की शॉप पे गुस्ताव भी था और 2 कस्टमर और भी थे। अब वहाँ पे भी जब वो जाते हैं तो पहले जो वो हैक ड्राइवर था वो एंटर करता है और वो पूछता है जाके कि तुमने ओलिवर लुटकिंस को देखा है। तो गुस्ताव बार्बर कहता है नहीं, ओलिवर लुटकिंस को मैंने नहीं देखा, अगर तुमने देखा होगा तो मेरे पास भी लिया ना, उसने मेरे भी बहुत सारे पैसे मुझे देने हैं। और वहाँ पे जो बाकी के 2 कस्टमर बैठे थे उनमें से एक कस्टमर कहता है कि मैंने तो उसे मेन स्ट्रीट पे होटल के पास में से जाते हुए देखा था। अब फिर उन्हें गुस्ताव बार्बर पे भी कौन नहीं मिलता, ओलिवर लुटकिन नहीं मिलता। अब हैक ड्राइवर कहते हैं हमारे नरेटर को कि भैया गुस्ताव बार्बर के पास तो इसका बैलेंस है, इसने इसका पैसे नहीं चुकाए हैं, उधार है इस पे, तो मुझे लगता है ये शेव कराने के लिए शॉप पे चला गया होगा शेव कराने के लिए। वो गैरी की शॉप पे जाते हैं तो वो गैरी की शॉप पे उन्हें आंसर मिलता है कि हाँ वो आया था वहाँ पे, अभी अभी वो निकल चुका है वहाँ पूल रूम के लिए। जब वो पूल रूम जाते हैं ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए तो पूल रूम से भी उन्हें यही जवाब मिलता है कि अब वो वहाँ पे नहीं है। अब गाइज लंच टाइम हो जाता है हमारा, ओलिवर लुटकिंस जो है अभी तक जो है हमारे नरेटर को नहीं मिला। अब लंच टाइम है, लंच टाइम में क्या था, नरेटर कहीं बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खाते, बट ये हमारा हैक ड्राइवर क्या कहते हैं हमारे नरेटर को, देखो हमारे यहाँ की जो रेस्टोरेंट है वो इतना अच्छा खाना नहीं देते, बहुत ग्रीसी सा खाना होता है इनका, तो आप एक काम करो, मेरी वाइफ जो है आपको लंच दे देगी $50 में, मेरे साथ चलो घर का बना हुआ अच्छा खाना खाना। तो नरेटर बड़े खुश, अरे वाह ये आदमी मेरी कितनी हेल्प कर रहा है, मुझे खाना खिलाने को भी तैयार है। तो वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वो जो है अब लंच ले लेते हैं उनकी वाइफ से और वेड हिल पे, याद रखना वेड हिल पे बैठ के और जो हमारे नरेटर हैं और कौन हैक ड्राइवर बैठ के लंच करते हैं, काफ़ी सारी बातें भी करते हैं वो। तो अब ना नरेटर को काफ़ी अच्छा लगने लगा था वो आदमी कौन, वो हैक ड्राइवर। उसने अपना नाम भी बता दिया था किसको, हमारे नरेटर। उसने कहा मेरा नाम ना बिल मैगिंसन है और ये मेरी हैक ड्राइव, मैं इस हैक ड्राइवर का मालिक हूँ। अब बिल मैगिंसन और जो हमारे नरेटर है बैठ के लंच करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। अब नरेटर को काफ़ी अच्छा लगने लगा था हमारा बिल मैगिंसन। लंच टाइम खत्म हो जाता है। अब वो जो बिल है या आपका हमारा हैक ड्राइवर, वो अब हमारे नरेटर को बताता है कि मैंने ओलिवर लुटकिन के किसी एक दोस्त से पूछा है कि वो कहाँ है, उसने मुझे बताया कि वो शायद अपनी मदर के घर चला गया है, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि ठीक है हम उसकी मदर के यहाँ जाते हैं, ओलिवर लुटकिंस की मदर एक फार्म में रहती है, वहाँ उसको जाकर ढूंढते हैं। और फिर हमारा ये जो हैक ड्राइवर ये बताते हैं कि अरे भैया उसकी मदर तो बहुत ही डेंजरस है, वो तो मैं एक बार उनसे मिला था, वो बहुत डेंजरस है, हम डर लगता है मेरे को उनसे मिलने में, बट फिर भी चलो हम उनके घर चलते हैं उसको ढूंढने के लिए। अब वो जाते हैं ओलिवर लुटकिन की मदर के घर पे, उनको उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि वो कैसी लेडी थी, 9 फीट टॉल एंड ऑल दैट उन्होंने डिस्क्राइब करा। वो जाते हैं ओलिवर लुटकिंस की मदर के यहाँ, पूछते हैं ओलिवर लुटकिंस कहाँ है, तो उसकी मदर कहती है मुझे नहीं पता कहाँ है। तो ये जो बिल मैगिंसन है ये कहता है कि अरे ये जो मेरे दोस्त हैं ये एक लॉयर हैं और ये फर्म की तरफ से आए, इनके पास पूरे लीगल राइट्स है ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए, हम आपके घर की तलाशी लेंगे ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए। तो नरेटर बड़े खुश होते हैं कि इसने मेरे प्रोफेशन को इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है। तो ओलिवर लुटकिंस की मदर अपने हाथ में एक रॉड लेती है, कहती है अच्छा है तुम्हें मेरे घर को ढूंढना है, और थोड़ा सा हंसती है, कहती है अच्छा अगर तुम्हें ढूंढना है मेरे घर को तो ढूंढ लो। तो बेसिकली जो है अब वो पूरे घर को जो है ओलिवर लुटकिंस के ढूंढते हैं, बट उन्हें पूरे घर में ओलिवर लुटकिंस नहीं मिलता है। टाइम खत्म हो जाता है, नरेटर के घर वापस जाने का टाइम आ जाता है। अब वो ट्रेन में बैठ के वापस जाते हैं और जो है उनका जो मिशन था ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने का गाइस वो अकम्प्लिश नहीं हो पाता है। बट फिर भी तुम्हें पता है कि जो नरेटर थे जिनका मिशन अकम्प्लिश नहीं हुआ, भैया हमारी फर्म ने भेजा था उनको कि ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ कर लाना है और वो नहीं ढूंढ पाए, बट तब भी उन्हें कुछ इतना ज़्यादा गिल्टी फील नहीं होता है। इनफैक्ट वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे न्यू मलिन्स आके, उन्हें लगता है अरे न्यू मलिन्स के लोग कितने अच्छे हैं, बिल कितना अच्छा है, गुस्ताव बार्बर भी कितना अच्छा है, लोग कितने अच्छे हैं यहाँ के, मैं तो सोच रहा हूँ यहीं आके कुछ समय बाद ना अपनी लॉ प्रैक्टिस करनी शुरू कर दूँगा। अब जब हमारे जो है नरेटर जाते हैं अपनी फर्म में तो उन्हें बहुत डांट पिटती है, क्योंकि जो टास्क मिला था वो तो उन्होंने कंप्लीट करना ही नहीं। तो उनके जो मैनेजर हैं वो उन्हें कहते हैं, जो उनके बॉस है वो उन्हें कहते हैं कि कल फिर से जाना वहाँ न्यू मलिन्स और एक ऐसा आदमी को लेके जाना जो ऑलरेडी ओलिवर लुटकिंस को जानता है और जो है ढूंढ के लाना ओलिवर लुटकिंस को। अब वो दोबारा जाते हैं अगले दिन ट्रेन में बैठ के, कहाँ जाते हैं, न्यू मलिन्स जाते हैं। और अब की बार उनके साथ में एक ऐसा आदमी होता है जो ओलिवर लुटकिंस को जानता है और पहचानता है। ट्रेन रुकती है स्टेशन पे और जैसे ही स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो सामने, जैसे पिछली बार उन्हें बिल मैगिंसन दिखा था ना हैक ड्राइवर, वैसे ही आज भी जो है जब वो रुकती है स्टेशन पे ट्रेन, सामने खड़ा होता है वो बिल और उसके साथ में पता है कौन होती है, ओलिवर लुटकिंस की मदर। तो नरेटर बड़े हैरान होते हैं कि अरे ये इसके साथ में क्या खड़ी है, ये क्यों खड़े हैं और इतने हंस के बाद क्यों करे, वो पहले कंफ्यूज होते हैं। और फिर जो है वो उनके साथ में जो आदमी होता है उसको बताते हैं कि ये वही है फाइन फेलो, इसने मेरी बहुत हेल्प करी का ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में। एंड यू नो वो उसको क्या बताता है, वो जो उनके साथ में उनका कलीग आया तो कहता है अरे यही तो है ओलिवर लुटकिंस। तो अब आप समझ चुके हो क्या है चैप्टर का ट्विस्ट, कि वो बिल मैगिंसन जिन्होंने पूरे दिन घुमाया हमारे नरेटर को, वो खुद ही ओलिवर लुटकिंस था और उसने हमारे नरेटर का पागल बना दिया। फिर जो है वो जाके जब बाद में एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो है जो ओलिवर लुटकिंस था
यानी कि बिल मैगिन्स और उसकी जो मदर है, पता है क्या बोलती है हमारे नरेटर को कि हमारे कुछ नेबर्स हैं वो तुम्हारे से नहीं मिले, प्लीज़ उनसे भी आके मिल लेना। तो एक तरीके से वो उनका जो है मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे न्यू मॉर्लिन्स के लोग जिनको वो बहुत अच्छा समझ रहे थे सभी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। सभी नरेटर को झूठ बोल रहे थे कि ओलिवर लुटकिंस वहाँ गया, ओलिवर लुटकिंस वहाँ गया, जबकि ओलिवर लुटकिंस उनके सामने ही था। तो ये है हैक ड्राइवर, और तभी इस चैप्टर का नाम हैक ड्राइवर है। हैक मतलब पता है ना, आप किसी को चीट करना। इसी तरीके से तो उस ड्राइवर ने हमारे जो है ऑथर को चीट करा। तो हैक ड्राइवर के दो मीनिंग है, एक हैक ड्राइवर मतलब वो गाड़ी चलाने वाला जो कैरेज वाला, और दूसरा क्या, एक हैक ड्राइवर जिसने हमारे नरेटर को चीट करा। तो यहाँ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर मूव करते हैं भोली। ओके गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज भोली। तो जल्दी से भोली के राइटर का नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। अब इस चैप्टर में हम एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची के बारे में पढ़ेंगे, भोली। भोली जो थी गाइस जब छोटी थी वो सिर्फ 10 मंथ्स ओल्ड थी। तो वो जो अपना कॉट होता है ना, बेबी कॉट जो पालना होता है, उसमें से गिर जाती है और उसकी वजह से उसके यहाँ पीछे चोट लग जाती है। एंड वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं थी, बैकवर्ड चाइल्ड लिखा है, तो मतलब कि उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी वो। और फिर गाइस जब भोली छोटी थी तो बहुत ही फेयर थी और बिल्कुल उसकी क्लियर स्किन थी। वो 2 इयर्स की हो जाती है तो उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक हो जाता है और उसके बाद से उसके फेस पे जो है पॉक मार्क्स आ जाते हैं। और भोली जो है गाइस किसकी बेटी थी, नंबरदार रामलाल की बेटी थी, सबसे यंगेस्ट डॉटर थी वो। नंबरदार रामलाल के कितने बच्चे थे ये आप याद रखो, नंबरदार या रामलाल जो थे उनके 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी, उनमें से सबसे छोटी थी हमारी भोली। अब जो उसके पेरेंट्स थे ना, भोली के पेरेंट्स थे, वो हमेशा बहुत चिंता करते थे भोली की। उन्हें लगता था कि उसके फेस पे पॉक मार्क्स हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो थोड़ी सी बैकवर्ड होने लगती थी, तो उन्हें लगता था कि उसकी बाकी सिस्टर्स की तो शादी हो जाएगी, वो भोली की शादी कैसे करेंगे। बहुत टेंशन में रहते थे दोनों ही पेरेंट्स की भोली की शादी कैसे करेंगे। और आसपास के भोली के जितने भी लोग थे गाइस, क्योंकि भोली स्टैमर करके थोड़ा सा बोलती थी, हकला के बोलती थी, तो उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। इवन उसकी जो मदर थी और उसके बाकी उसके फादर थे और बाकी भाई बहन भी थे, कोई भी भोली की अच्छे से केयर नहीं करता था, बिकॉज उसके फेस पे पॉक मार्क्स थे। तो हमेशा यही कहते रहते थे कि उसकी शादी कैसे होगी। वो स्टैमर करती थी तो सब उस पर हंसते थे। तो भोली को कोई आप कह सकते हो ढंग से ट्रीट नहीं करता था। अभी तो एक दिन उनके विलेज में तहसीलदार आते हैं। क्यों आते हैं, उनके विलेज में एक नया गर्ल्स स्कूल खुला होता है, तो उसकी ओपनिंग करने वो आते हैं। और वो तहसीलदार जो है हमारे भोली के फादर रामलाल को कहते हैं कि तुम जो है अपनी बेटी को जो है कहाँ भेजो, स्कूल में पढ़ने के लिए भेजो। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे भोली के फादर है रामलाल, वो कौन थे, वो विलेज के ना रेवेन्यू ऑफिसर थे। तो वो जो है तहसीलदार कहते हैं उनको कि भैया तुम अपनी बेटी को जब भेजोगे तो वो एक इनिशिएटिव लगेगा, अगर आप अपनी बेटी को स्कूल पढ़ने भेजेंगे तो आपको देखिए बाकी जो गाँव के लोग हैं वो भी अपनी बेटियों को स्कूल पढ़ने भेज देंगे। अब रामलाल घर आके अपनी वाइफ को ये बात बताते हैं कि मेरे को तहसीलदार जी ने कहा है कि भैया मुझे अपनी बेटियों को स्कूल पढ़ने भेजना पड़ेगा। तो उसकी मदर कहती है अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम इन्हें पढ़ने भेजेंगे तो इनसे शादी कौन करेगा। तो ये बहुत ही बैकवर्ड आप कह सकते हो, बहुत पुराने ज़माने की बात है और यहाँ हमें उनकी थिंकिंग पता चल रही है। उसकी मदर कहती है कि अगर इन्हें स्कूल भेज दिया तो इनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल कहते हैं कि भैया मुझे तहसीलदार ने कहा है तो मुझे किसी को तो भेजना ही पड़ेगा स्कूल पढ़ने के लिए। तो भोली की मदर कहती हैं कि हम भोली को, जो हमारी सबसे छोटी बेटी है भोली, इसको स्कूल पढ़ने भेज देते हैं। वैसे भी ये डम काऊ है, इसकी शादी करने में भी हमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है और हमें भेजना ही है, तो इसको स्कूल भेज देते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं वो भोली को स्कूल भेजेंगे पढ़ने के लिए। अब जिस दिन भोली को स्कूल भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए, तो भोली बहुत डर जाती है। भोली कहती है मुझे नहीं जाना। उसे लगता है उसके फादर जो हैं पता नहीं उसे कहाँ लेके जाने, क्योंकि कुछ दिनों पहले ऐसी उनके घर की जो गाय थी लक्ष्मी उसे लेके गए थे और वो कभी वापस नहीं आई थी। तो वो डर जाती है, पता नहीं क्या है। तो वो कहते हैं भोली को अरे क्या हो गया, मैं तुम्हें अच्छी जगह पे ही लेके आ रहा हूँ। वो नहीं मानती है। फिर भोली की जो मदर है उसे तैयार करती हैं, अच्छे से कपड़े पहनाती हैं, उसकी कंघी करती हैं, तब जाके उसे समझ में आता है कि मुझे किसी बेटर प्लेस पे लेके जा रहे हैं। आज पहली बार भोली ने जो है बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहने थे, पहली बार उसकी मदर ने उसके अच्छे से बाल बांधे थे। तो भोली को समझ लो बिल्कुल भी केयर एंड ट्रीटमेंट नहीं मिलता था घर में। फिर जब वो स्कूल जाती है, उसके फादर उसको जो है स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूल में जाके भोली अपनी क्लास में बैठ जाती है और क्लास में जाती है उसे समझ तो नहीं आ रहा तो उसकी टीचर क्या पढ़ा रही है, बट क्लास में लगी हुई वॉल पे जितनी भी पिक्चर्स होती है वो देख के बहुत खुश होती है। एनिमल्स लगे होते हैं, वो देखती है अरे वो जो एनिमल है, वो जो काऊ है बिल्कुल मेरी काऊ लक्ष्मी जैसी है, वो जो हॉर्स है ना वो बिल्कुल वैसा हॉर्स है जिस पे तहसीलदार बैठ के आए थे। तो भोली को वहाँ बहुत अच्छा लगता है, बट वो कुछ बोलती नहीं है। अब जो है भोली की जो क्लास टीचर थी वो भोली के पास आती है, उनसे उनका नाम पूछती है और जैसे कि आपको पता है भोली हकलाती है, स्टैमर करती है, तो वो अपना नाम नहीं बोल पाती। तो उनकी मैम जो थी भोली की, वो बहुत स्मूथ वॉइस में भोली को जो है ऐसे पीठ पे पैट करती हैं और कहती हैं बोलो, बोलने की कोशिश करो। वो बहुत ज़्यादा भोली को सॉफ्ट वॉइस में बोलती है कि भोली भी ट्राई करती है। एंड भोली फिर थोड़ा थोड़ा सेंटेंस उनको अपना नाम बोल के दिखाती है, तो उसकी मैम उसको बहुत ज़्यादा इंकरेज करती है। तो भोली के जो मैम है उनका बहुत बड़ा रोल है भोली की लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन में। भोली के मैम फिर भोली को जो है समझाती हैं कि अगर आप रोज़ स्कूल आओगी तो तुम बहुत अच्छे तरीके से बोलना स्टार्ट कर दोगी। तो वो भोली बहुत खुश होती है ये सुन के। वो भोली को एक बुक देती हैं, कहती हैं ये लो बुक। उस बुक में बहुत सारी पिक्चर्स थी, कहती है ये बुक लो, इसको पढ़ना,
जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी और एक दिन तुम उस विलेज की सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लड़की बन जाओगी, तुम्हारे से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा। और भोली को जो उसकी मैम ने ये सब बातें बोली, ये उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण की तरह थी। उसे ऐसा लगा घर वापस जाते हुए कि मंदिर की घंटियाँ बज रही है। शी वॉज सो हैप्पी। एंड जो है भोली की लाइफ में अब उसको उसकी केयर करने के लिए, उसको मोटिवेट और इनकरेज करने के लिए जन मिल गया था। कौन था वो? उसकी मैम। ठीक है, अब धीरे धीरे जो है टाइम चलता रहता है, आगे की कहानी शुरू करते हैं हम। जो उनका विलेज है वो अब जो है क्या हो गया था, और ज़्यादा एडवांस होने शुरू हो गया था। वहाँ पे भी डेवलपमेंट आ रही थी, वहाँ पे कॉटन मिल खुल गई थी, सिनेमा खुल गया था, प्राइमरी स्कूल अब सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट हो गया था और भोली भी हमारी बड़ी हो गई थी। अब एक दिन क्या होता है, भोली के पेरेंट डिसाइड करते हैं कि वो भोली की शादी कराएंगे। भोली के लिए रिश्ता आया होता है एक आदमी का, बट वो आदमी लेम था, यानी कि वो लंगड़ा था। ठीक है, दूसरा वो एक विडोड था, यानी कि ऑलरेडी उसकी एक बार पहले शादी हो चुकी थी, अब उसकी वो वाइफ नहीं रही थी और उस शादी से उसके बहुत सारे बच्चे भी थे। बट वो काफ़ी ज़्यादा ना सेटल्ड था। वो क्या था, उसमें बहुत सारे पैसे थे, उसके पास अपना घर था, बट वो भोली से एज में बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, उसका नाम क्या था, भिशंबरनाथ। बट उसके फादर जो है उसकी वाइफ को कहते, देखो क्या हम इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले भिशंबर का, क्योंकि वो काफ़ी जो है वेल स्टेबल्ड है, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ है अपने बैंक अकाउंट में, और जो है वो हमसे डाउरी भी नहीं मांग रहा है भोली से शादी करने के लिए, यानी कि दहेज नहीं मांग रहा है। तो उसकी वाइफ जो है कहती है हाँ हम करवा देते हैं। तो वो एक बार कहते हैं कि वो काफ़ी बड़ा है भोली से एज में। तो उसकी वाइफ जो है यानी कि भोली की मदर कहती हैं, अरे क्या है, कितनी बड़ी एज है, 40 और 50, ये कोई बड़ी एज नहीं है एक आदमी के लिए। नहीं, हम भोली की शादी करा देते हैं भिशंबर से, वैसे भी उसके फेस पे पॉक मार्क्स है, इससे अच्छा रिश्ता हमें नहीं मिल सकता है, और भिशंबर तो दहेज भी नहीं मांग रहा है, और भिशंबर के पास इतने सारे पैसे हैं, बैंक अकाउंट में भी अपनी दुकान भी है, तो हम भोली की शादी उससे करा देते हैं। तो भोली भी गाइज ये सब बातें सुन रही होती है अपने पेरेंट्स की, दैट वो उसको इतने बड़े आदमी जो उससे इतना बड़ा है उसे शादी करने को तैयार है। बट भोली कुछ नहीं कहती अपने पेरेंट्स के लिए और शादी करने को मान जाती है। अब शादी का दिन आता है, बहुत बड़ी सी बारात लेकर भिशंबर आता है एंड भोली भी आती है। फिर जब वो जो शादी में फेरों का टाइम होता है उस समय पे हमारी भोली भी आती है। अब जैसे ही भोली आती है, भिशंबर जो है वो गार्लैंड पहनाते हैं ना, वरमाला पहनाते हैं। जब वरमाला पहनाने का टाइम आता है तो जो है भोली का जो फेस का जो घूंघट होता है वो ऊपर होता है, और तब जो है हमारा भिशंबर देख लेता है कि भोली के फेस पे पॉक मार्क्स है। तब तक जो है भिशंबर को नहीं पता था कि भोली के फेस पे पॉक मार्क्स है। तो अपने दोस्त को कहते हैं किसके फेस पे पॉक मार्क्स है, तो उसका दोस्त कहता है तुम भी तो इतने बूढ़े हो। बट जो है भिशंबर वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी था गाइस। इस समय पे वो क्या कहता है कि इसके फेस पे तो पॉक मार्क्स है, अब मैं अगर शादी करूँगा तो वो मैं डाउरी लेकर करूँगा, वो मैं दहेज लेकर करूँगा 5,000 रुपये। और उस ज़माने में भी और अभी भी देखो 5,000 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। रामलाल जो थे इतने सारे पैसे एकदम से जो है वो भिशंबर उनसे डिमांड करता है, कहता है इससे शादी करूंगा मैं, इसके फेस पे इतने सारे पॉक मार्क्स है, अगर मुझे इससे शादी करनी होगी तो मुझे आप 5,000 रुपये दिए। परेशान हो जाती हैं ये सुन के। जैसे ही वो डाउरी मांगता है भिशंबर और कहते हैं आप 2,000 रुपीज़ हमसे ले लीजिए, भिशंबर कहता है नहीं मैं तो बस 5,000 रुपये लूँगा। तो बेचारे भोली के फादर जो हैं जाते हैं अपने ट्रंक में से 5,000 रुपये निकाल के लाते हैं और भिशंबर को देते हैं। और जैसे ही भिशंबर को अपने 5,000 रुपये मिल जाते हैं दहेज के, कहते हैं लेकर आओ गार्लैंड, आप शादी करते हैं मतलब। और आप इस चीज़ को समझ के चलो, पहले वो जो है डाउरी नहीं मांगता है, बट जैसे वो देखते हैं ना भोली के फेस पे पॉक मार्क्स है, तब वो डाउरी जो है उसको डिमांड करता है। ठीक है, अब वो गार्लैंड मंगाता है फिर से। अब फिर से जो है वो बैंड बज जाता है और वो वरमाला का टाइम आने वाला होता है। फिर से भोली का घूंघट जो है ऊपर करा जाता है। और अब की बारी जो भोली थी भिशंबर किसी दाहक में देख रही होती थी और वो क्या करती है, उस गार्लैंड को फेंक देती है, उस माला को फेंक देती है। वो माला जाके जो है वहाँ पे जो फायर जल रही थी उसमें गिर जाती है और वो कहती है पिताजी मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। भोली गाय जो है बिल्कुल मना कर देती है भिशंबर से शादी करने के लिए। वो कहती है मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी जो इस तरीके से डाउरी मांग रहा है। उसके फादर कहते हैं नहीं ऐसा मत करो, हमारी इज्जत की बात है। तो वो कहती है आपकी इज्जत के लिए ही मैंने इस आदमी से शादी करने के लिए हाँ कहा था, बट अब मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करूँगी। आसपास के जो गाँव के लोग होते हैं वो तो हैरान हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको तो भोली डम काऊ लगती थी। उन्हें लगता था भोली तो बोल ही नहीं सकती है, वो तो हकलाती है, वो स्टैमर करती है। बट अब भोली ने बिल्कुल अपना स्टैंड लिया बहुत अच्छे तरीके से। आसपास के गाँव की लेडीज़ बोलती है अरे ये कैसे कर रही है, कैसे बात कर रही है, तो भोली उनको भी जवाब देती है हाँ आपको लगता था मैं डम काऊ हूँ, मैं नहीं बोल सकती, बट आज मैं बोलूँगी, आपको और सुनना है। तो भोली अपना स्टैंड लेती है और कहती है मैं उससे शादी नहीं करूँगी भिशंबर से। भिशंबर वापस जाता है और बैंड वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि शादी हुई या नहीं हुई है, बट वो जो विदाई वाला म्यूजिक होता है ना वो प्ले करते हैं और भिशंबर चला जाता है। अब जो है भोली के फादर बहुत परेशान हो जाते हैं कि उनकी बेटी ने क्या करा। बहुत परेशान होकर भोली को कहते हैं अब तुम क्या करोगी? तो वो कहती है पिताजी मुझे शादी नहीं करनी है, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं आपके साथ रहूँगी, जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपका ध्यान रखूँगी। और ये सुन के जो है
साइड में बैठी हुई जो भोली की टीचर थी वो उन्हें ऐसे देख रही थी, बहुत प्यारी नज़रों से भोली की टीचर जो है भोली को देख रही थी। अभी तक वो कुछ नहीं बोली थी, बस भोली को ध्यान से देख रही थी और खुश हो रही थी। क्यों? क्योंकि गाइज वो मैम थी जिन्होंने भोली को आज जो है इस लेवल पे लेकर आई थी। उन्होंने ही भोली को इतना इनकरेज करा, उसे एजुकेट करा, जिसकी वजह से आज भोली ने खुद पे स्टैंड लिया था। लास्ट में लाइन लिखी गई है कि भोली की टीचर उसे ऐसे देखती हैं जैसे कोई आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस को देखता हो। आर्टिस्ट कौन है? टीचर, जिन्होंने वो पहले दिन भोली से इतने प्यार से उसे बोला और उसे समझाया और उसको मोटिवेट करा। और मास्टरपीस कौन है? हमारी भोली। तो विद दिस ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं हमने नेक्स्ट चैप्टर पे, द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट। ओके गाइस, तो अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट। ओके, तो द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट में हम पढ़ने वाले हैं रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में। एंड रिचर्ड ई ब्राइट जो है गाइस सिर्फ 22 ईयर्स की एज में जो है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं। क्या? ये एक थ्योरी लिखते हैं ऑन हाउ सेल्स वर्क अपने रूममेट के साथ मिलकर, और वो थ्योरी पब्लिश होती है एक बहुत बड़े साइंस जर्नल में। उस साइंस जर्नल का नाम मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने यंग इंसान की जो है, आप कह रहे हो इतने यंग मेंबर की जो है कोई भी थ्योरी पब्लिश हुई थी इतने इंपॉर्टेंट साइंस जर्नल में। तो रिचर्ड ई ब्राइट की ये थ्योरी जो है पब्लिश होती है साइंस जर्नल में, और ये साइंस की फील्ड में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो अचीवमेंट है। फिर हमें चैप्टर में बताया जाता है रिचर्ड ई ब्राइट के बचपन के बारे में। रिचर्ड ई ब्राइट पेंसिल्वेनिया नॉर्थ ऑफ रीडिंग में पैदा हुए थे। एंड बचपन से ही गाइस इन्हें चीज़ों को कलेक्ट करने का बहुत शौक था। इनके आसपास में अपने एज ग्रुप के बच्चे नहीं थे, तो इनकी मदर ने इनको सजेस्ट करा और इन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, इनकी हॉबी बन गई क्या, चीज़ों को कलेक्ट करना। ये पत्थर कलेक्ट करते थे, बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे, कॉइन्स कलेक्ट करते थे, अलग चीज़ों को ये कलेक्ट करते थे। कौन? रिचर्ड ई ब्राइट। रिचर्ड ई ब्राइट की जो मदर थी वो भी इनको बहुत ज़्यादा इंकरेज करती थी, जो अलग अलग चीज़ें उन्हें खरीद के ला के देती थी। कभी माइक्रोस्कोप्स, कभी माउंटिंग इक्विपमेंट्स हो गए, उन्हें ट्रैवलिंग पे लेके जाती थी, जिससे उनका बच्चा जो है अलग अलग चीज़ों को जो है सीख पाए। अब रिचर्ड ई ब्राइट क्या करते हैं, वो बहुत सारी बटरफ्लाइज जो है गाइस जो उनके घर के आसपास की एरिया में मिलती थी उसको कलेक्ट करते थे। ओके, तो रिचर्ड ई ब्राइट जो है बहुत तरीके अलग अलग तरीक़ों की बटरफ्लाइज कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी छोटी उम्र से ही वो किंडरगार्टन से कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी छोटी उम्र में ही उनका जो बटरफ्लाई कलेक्शन था, जो भी 25 स्पीशीज़ की बटरफ्लाई उनके घर के आसपास के रीजन में मिलती थी, वो उन सबको कलेक्ट कर लेते हैं। तो उनका बटरफ्लाई कलेक्शन ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो गया था। अब इस मोमेंट पे क्या होता है, जो हमारी रिचर्ड ई ब्राइट की मदर है वो उनको एक बुक ला के देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ उसका नाम देखो, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। ठीक है, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। ठीक है, उस बुक के राइटर कौन थे? डॉक्टर अर्कर्ट, जो एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में प्रोफेसर थे, और उन्होंने उस बुक के पीछे जो है एक टास्क दे रखा था सभी रीडर्स को। तो द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स बुक थी, और उसके पीछे डॉक्टर अर्कर्ट ने एक टास्क दिया था सभी रीडर्स को कि वो क्या करे, बटरफ्लाइज को टैग करे। टैग मतलब बटरफ्लाइज का जो है माइग्रेशन पीरियड को जानने के लिए उनके पीछे जो है गाइज एक छोटा सा स्टिकर लगा दे, और बाद में जिसको भी जो वो बटरफ्लाई मिलती है वो उसको कलेक्ट करके रखे, जिससे उनकी माइग्रेशन जो है उनको हम स्टडी कर पाए। तो डॉक्टर अर्कर्ट ने बुक के पीछे ये लिखा कि जिसको भी वो टैग बटरफ्लाइज मिले और उनको कलेक्ट करें वो, और बाकी बटरफ्लाइज पे टैग लगा के जो है उड़ा दें उनको, और जिससे कि वो माइग्रेशन पीरियड उनका स्टडी कर पाए। तो रिचर्ड ई ब्राइट अब जो है उन्हें नया टास्क मिल जाता है, वो बटरफ्लाइज की टैगिंग जो है शुरू कर देते हैं। काफ़ी सारी बटरफ्लाइज को वो टैग करते हैं। इनफैक्ट वो अपने जो घर का बेसमेंट था वहीं पे जो उनकी लैब थी वहाँ पे खुद से जो है कैटरपिलर्स को रेयर करना शुरू कर देते हैं और बटरफ्लाइज की टैगिंग जो है स्टार्ट करते हैं। बट धीरे धीरे उनका बटरफ्लाई टैगिंग में भी जो है गाइस इंटरेस्ट जो है थोड़ा ख़त्म हो जाता है। अब क्यों होता है? क्योंकि उनको जो ही बटरफ्लाइज वापस मिली, वो भी अपने घर के 75 माइल्स के डिस्टेंस में भी, तो उनका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है बटरफ्लाई टैगिंग में भी। अब गाइस उनको रियल साइंस का बारे में पता चलता है जब वो 7th ग्रेड में आते हैं। वो काउंटी फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं और स्लाइड दिखाते हैं फ्रॉग की, ठीक है, फ्रॉग के टिश्यूज़ की, और उस काउंटी फेयर में, उस कॉम्पिटिशन में वो नहीं जीते हैं। पहली बार जो है रिचर्ड ई ब्राइट को पता चलता है कि अच्छा मैं हार गया हूँ, एंड वो उस हार से देखो अपनी हार नहीं मान लेते। इनफैक्ट वो उसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं और समझते हैं कि अगर मुझे साइंस करनी है तो साइंस का मतलब क्या है, कोई रियल एक्सपेरिमेंट शो करना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी इस चैप्टर से समझ में आती है कि हार से भी हमें सीख लेनी चाहिए। जब वो हारे तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं क्यों हार गया, उन्हें समझ में आया कि उन्हें सिर्फ फ्रॉग टिश्यूज़ दिखाने से प्राइज़ नहीं मिलेगा, उन्हें एक रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा। अब गाइस वो क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम एक रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाने की सोचते हैं। जैसे कि उनकी फील्ड किस में थी, वो बटरफ्लाइज को और इंसेक्ट्स को बहुत ज़्यादा स्टडी रहे थे, तो वो अपना एक्सपेरिमेंट भी इस पे ही करते हैं। पहले वो एक्सपेरिमेंट करते हैं एक वायरल डिजीज़ पे जो मोनार्क कैटरपिलर्स में होता है। ऐसा सुना जाता था कि वो जो डिजीज़ है वो एक बीटल्स जो है कैरी करके लाते हैं। मोनार्क बटरफ्लाई आपने देखी है, चैप्टर में देखी होगी, तो जो उसका मोनार्क का जो प्यूपा होता है उसमें एक वायरल डिजीज़ आती है। ऐसा कहा जाता था कि शायद कोई बीटल्स होते हैं उनकी वजह से ये डिजीज़ होती है। तो वो उसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट से वो जो है गाइस जीत जाते हैं। कौन? हमारे
रिचर्ड ई ब्राइट। फिर वो एक और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें जो क्या होता है वो ये बताते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो वाइस रॉय बटरफ्लाइज हैं वो जो है मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं। वाइस रॉय मोनार्क बटरफ्लाई की बुक में भी पिक्चर गिवन है, मैंने भी आपको एक्सप्लेनेशन में दिखाई थी। वाइस रॉय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है क्योंकि बर्ड्स को जो है मोनार्क बटरफ्लाइज अच्छी नहीं लगती है, तो वो उस पर स्टडी कंडक्ट करते हैं और उससे ये पता चल जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर दैट वो इंसेक्ट हार्मोन्स पे जो है गाइस स्टडी करते हैं। अब इस सबको जो है ईजी बनाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस आपके लिए टेबल पेस्ट कर दिया जहाँ पे रिचर्ड ई ब्राइट के सारे एक्सपेरिमेंट्स और जो है उनकी जो वो अचीवमेंट थी वो सब मैंने पेस्ट कर दिया। आप उसको जो है थॉरली रीड कर लो जिससे कि आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, एक एक बात मैंने वहाँ पे लिख दिया है। तो रिचर्ड ई ब्राइट गाइस बहुत सारी अचीवमेंट्स उनको मिलती है। फाइनली वो हार्वर्ड में जाके पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लैब्स में उनको एंट्री मिल जाती है, एक के बाद एक साइंस फेयर वो जीतते रहते हैं और बहुत बड़ी बड़ी लैब्स में उन्हें एंट्री मिल जाती है, वो वहाँ पर जाके काम करते हैं। एट द एंड एक दिन क्या होता है गाइस, उनको पता चल जाता है वाइल वो जो है हार्मोन्स की स्टडी कर रहे होते हैं, उनको जो है पता चल जाता है क्या, एक बहुत बड़ी थ्योरी पता चल जाती है, बिग अचीवमेंट। इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया फ्लो चार्ट में, जिससे आप उसको रीड कर लो। और यही वो थ्योरी थी उनकी जो साइंस जर्नल में अपलोड हुई थी, यानी कि पब्लिश हुई थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिचर्ड ई ब्राइट। अब एंड में जो है रिचर्ड ई ब्राइट की और भी बातें बताई गई हैं कि खाली उनको साइंस में ही इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें आगे भी बहुत सारी चीज़ों में गाइस इंटरेस्ट था। एंड वो एक पब्लिक स्पीकर भी थे, एक चैंपियन डिबेटर भी थे, एक गुड कैनोइस्ट भी थे और एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे। और वो नेचर की एंड साइंस की ऐसी अलग अलग फोटोज जो थे खींचते थे। ही मेड एन एग्जाम्पल दैट हार्ड वर्क एंड द कंटिन्यूअस अटेम्प्ट कुड ओपन द डोर टू सक्सेस फॉर एनीवन। ठीक है, उन्होंने ये प्रूव करा कि आप हार्ड वर्क करते रहो, ठीक है, और आपके अंदर एक अच्छी स्पिरिट होनी चाहिए, जैसे उन्होंने स्पिरिट शो करी कंपटीशन हारने के बाद भी, तो सक्सेस जो है आपके लिए भी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अब वो जो फ्लो चार्ट में जो पूरे अचीवमेंट्स है ना वो मैंने पेस्ट कर दिया, वहाँ से रीड कर लो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। और विद दिस गाइस हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का भी रिवीजन हो गया है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। मैंने रिवीजन करा दिया है, ऑर्डर लेटर देखना, राइटिंग लेटर देखना है, ईच एंड एवरी वीडियो इज देयर। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।